चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी समिट के बारे में जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 में। ये समिट कौन सी है और ये कौन से पहलुओं से जुड़ी हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देखें तो इंडिया होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026 लिंक्स टू कन्वर्सेशन टू क्लाइमेट अडेप्शन एट COP30। यानी कि भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा और COP30 में संरक्षण को जलवायु अनुकूल से जोड़ा जाएगा। इस खबर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि ग्लोबल बिग कैट समिट कौन से पहलुओं से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम खबर के बारे में देखते हैं। तो भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को एक साथ लगाना है। 7 बिल्ली प्रजातियां कौन सी, यानी कि बाघ, शेर, जैगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ और तेंदुआ, वहीं चीता, ये 7 प्रजातियों का संरक्षण इसमें शामिल है। इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह संरक्षण को जलवायु परिवर्तन अनुकूल रणनीतियों से जोड़ेगा। ग्लोबल बिग कैट्स अलायंस ब्राजील में होने वाली आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के साथ मिलकर काम करेगा ताकि जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिकी तंत्र और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह पहल भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किए गए ग्लोबल बिग कैट अलायंस की एक बड़ी वैश्विक बैठक है। अब बात करें ग्लोबल बिग कैट समिट के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, यानी कि ग्लोबल बिग कैट समिट और उसके पीछे का जो संगठन है ग्लोबल बिग कैट अलायंस, बड़ी बिल्लियों प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 7 प्रजातियों का संरक्षण। प्राथमिक ध्यान दुनिया भर की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों, यानी कि बाघ, शेर, जैगुआर, प्यूमा, हिंद तेंदुआ, वहीं तेंदुआ और चीता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने पर है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन अलायंस इन प्रजातियों की रेंज वाले देशों को एक मंच पर लाते हैं ताकि वे संरक्षण रणनीतियों और डेटा वहीं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। अवैध शिकार और व्यापार विरोधी प्रयासों की बात करें तो बड़ी बिल्लियों के अवैध शिकार और उनके अंगों के गैरकानूनी व्यापार से निपटने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। इसमें कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है। पर्यावरण संरक्षण और बहाली की बात करें, पर्यावरण संरक्षण और बहाली तो बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकें और पनप सकें, अपनी वृद्धि कर सकें। वहीं अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन, उन क्षेत्रों में समाधान विकसित करना जहां मनुष्य और बड़ी बिल्लियां एक ही स्थान साझा करते हैं ताकि दोनों के बीच संघर्ष को कम किया जा सके और सह अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। जलवायु परिवर्तन के साथ एकीकरण की बात करें तो संरक्षण प्रयासों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों से जोड़ा जाता है, यह समझते हुए कि बदलती जलवायु इन प्रजातियों के आवासों वहीं जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अनुसंधान और निगरानी की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना और बड़ी बिल्ली आबादी के स्वास्थ्य और संख्या की निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। बात करें जागरूकता और क्षमता निर्माण की तो स्थानीय समुदायों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षणवादियों की क्षमता का निर्माण करना। GBCA का लक्ष्य इन प्रतिष्ठित प्रजातियों के लिए सुरक्षित परिदृश्य बनाना है और वैश्विक स्तर पर उनके संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व भी करना है। अब बात करें बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के बारे में।
तो यह ग्लोबल बिग कैट समिट और ग्लोबल बिग कैट अलायंस पूरी तरह से वन्य जीव संरक्षण, विशेष रूप से बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह जुड़ाव जैसे निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है, जैसे प्रजाति केंद्रित संरक्षण। इस पहलू का मुख्य फोकस 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, जैगुआर, प्यूमा, हिंद तेंदुआ, वहीं अन्य तेंदुए और चीता के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। ये सभी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और अक्सर संकटग्रस्त रहती हैं। आवास की सुरक्षा की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा उनके प्राकृतिक आवासों यानी कि जंगलों, घास के मैदानों, पहाड़ों की रक्षा करना है। यह शिखर सम्मेलन आवास संरक्षण और बहाली पर जोर देता है ताकि इन शिकारियों के पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त जगह और शिकार उपलब्ध हो। वहीं बात करें अवैध शिकार और विरोधी प्रयास के बारे में, तो वन्य जीव के संरक्षण में अवैध शिकार यानी कि पोचिंग और गैर कानूनी व्यापार यानी कि इलीगल ट्रेड को रोकना शामिल है। CCBA इन खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बेहतर कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। डेटा और अनुसंधान की बात करें तो प्रभावी संरक्षण वैज्ञानिक डेटा, निगरानी और अनुसंधान पर निर्भर करता है। यह पहलू बड़ी बिल्लियों की आबादी की निगरानी के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और संरक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सामुदायिक भागीदारी की बात करें तो स्थायी वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है और यह अलायंस मानव वन्यजीव संरक्षण को प्रबंधित करने और स्थानीय लोगों को संरक्षित प्रयासों में शामिल करने पर भी काम करता है। यानी कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर एक समन्वित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इन प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण वन्यजीवों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करें दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, यानी कि ये किस प्रकार दक्षिण सहयोग को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। तो यह खबर सीधे तौर पर इस मुद्दे से जुड़ी हुई है साउथ कोऑपरेशन, क्योंकि ग्लोबल बिग कैट अलायंस CCBA और आगामी शिखर सम्मेलन निम्न प्रकार से इनको बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान। CCBA मंच दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और वहीं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में रेंज देशों जहां बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं को एक साथ लाता है। ये सभी देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। वे संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और सीखों को साझा करते हैं। भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की बात करें तो भारत जो स्वयं एक दक्षिण देश है, इस अलायंस का संस्थापक सदस्य है और 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत प्रोजेक्ट टाइगर जैसी सफल पहलों से प्राप्त अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा कर रहा है। बात करें साझा चुनौतियों की और साझा समाधानों की, तो दक्षिण के देश अक्सर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समान चुनौतियों का सामना करते हैं। यह पहल इन देशों को एक दूसरे से सीखने और संयुक्त समाधान विकसित करने का अवसर प्रदान करती है, बजाय इसके कि ये पूरी तरह से उत्तरी देशों की सहायता पर निर्भर रहें। स्वतंत्र और समन्वित कार्रवाई की बात करें तो यह अलायंस दक्षिण देशों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर स्वतंत्र रूप से संरक्षण एजेंडा तय करने और उस पर समन्वित कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिससे वैश्विक संरक्षण प्रयासों में उनकी आवाज मजबूत होती है। यह शिखर सम्मेलन और अलायंस प्रभावी रूप से दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों को लागू करते हैं ताकि सामूहिक रूप से वन्यजीव संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब बात करें टाइगर रिजर्व की बारे में, यानी कि वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में कितने जो भारत में है, तो भारत में 600 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य यानी कि विल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। साथ ही 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और 50 से अधिक बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व हैं।
ये सभी मिलकर देश के समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये है टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, गुजरात में, वहीं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और लद्दाख की साइड ये कोई रिजर्व नहीं है। वहीं सेवन सिस्टर्स की बात करें तो इनमें केवल 3 में है, बाकी में नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार पूरी सूची जो है वो ये दी गई है। राष्ट्रीय जो अभियान, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व जितने भी हैं वो सभी जो हैं वो इनकी सूची ये है। अब बात करें पर्यावरण भूगोल और पर्यावरण भूगोल के मुख्य तत्वों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्यावरण भूगोल क्या होता है। तो पर्यावरण भूगोल यानी कि हैबिटेट जियोग्राफी, जिसे कभी कभी पारिस्थितिकी भूगोल यानी कि इकोलॉजी जियोग्राफी का हिस्सा माना जाता है। भूगोल की यह वह शाखा है जो किसी जीव या प्रजाति के रहने के प्राकृतिक वातावरण यानी कि आवास और उस वातावरण के भौगोलिक विवरण का अध्ययन करती है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि भौतिक और जैविक कारक मिलकर एक विशिष्ट पर्यावरण यानी कि हैबिटेट कैसे बनाते हैं और ये कारक किसी प्रजाति के अस्तित्व और वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम बात करेंगे पर्यावरण भूगोल के मुख्य तत्वों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक कारकों के बारे में, जिसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वहीं मौसम बदलाव। उदाहरण के लिए बात करें तो हिम तेंदुए के लिए ठंडी जलवायु आवश्यक है, जबकि जैगुआर को गर्म आर्द्र जलवायु पसंद है। स्थलाकृति की बात करें तो भूमि की सतह की विशेषताएं, पहाड़, मैदान, नदियां और ढलान भी आवश्यक हैं। मृदा और जल की बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोतों की उपलब्धता जो वनस्पति को प्रभावित करती है। बात करें जैविक कारकों के बारे में यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, तो वनस्पति जो कि पेड़ पौधों के प्रकार और घनत्व जो छिपने के स्थान और शिकार का आधार है वो प्रदान करते हैं। शिकार की उपलब्धता की बात करें तो किसी क्षेत्र की वहन क्षमता, कैरियंग कैपेसिटी, पर्याप्त शिकार प्रजातियों की संख्या के आधार पर आधारित होती है। प्रतिस्पर्धा और शिकार की बात करें तो अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा और खाद्य श्रृंखला में उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए। अब बात करेंगे बड़ी बिल्लियों के पर्यावरण भूगोल के महत्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे संरक्षण रणनीति। भूगोल यह समझने में मदद करता है कि किसी प्रजाति को कहाँ संरक्षित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एशियाई शेरों का संरक्षण केवल गुजरात के सिर गिर तक ही क्यों सीमित है? इसका कारण विशिष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक हैं। गलियारे की बात करें कॉरिडोर्स की, तो कॉरिडोर्स बनाने की, तो विभिन्न आवासों को जोड़ने वाले भौगोलिक गलियारों की पहचान करना ताकि बिल्लियां स्वतंत्र रूप से घूम सकें और आनुवंशिक विविधता बनी रहे। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें, पर्यावरण भूगोल यह विश्लेषण करता है कि जलवायु परिवर्तन से भौगोलिक परिदृश्य कैसे बदल रहे हैं, जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि से सुंदरवन में मैंग्रोव आवासों का जलमग्न होना, उनके जल स्तर से उनका जलमग्न हो रहा है, जिससे कि उनके आवास की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हो रही है। पर्यावरण भूगोल यह समझाने का विज्ञान है कि कैसे पृथ्वी की सतह पर वन्यजीव कहाँ और क्यों रहते हैं और उनके अस्तित्व के लिए कौन सी भौगोलिक स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। अब बात करेंगे प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं। बायोग्राफिक रियलिम्स जो है वो क्या होते हैं, तो जिन्हें कभी कभी इकोजोन्स भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के बड़े पैमाने पर परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र अद्वितीय होते हैं क्योंकि यहाँ पौधों और जानवरों के समुदाय काफ़ी हद तक अलग थलग विकसित हुए हैं और इनमें स्थानिक
प्रजातियों को एक विशिष्ट संग्रह होता है। जैव भूगोलवेत्ता पृथ्वी को इन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करते हैं ताकि प्रजातियों के वितरण पैटर्न को बेहतर ढंग से समझा जा सके। जैसे कि पैलाक्रिटिक यूरोप, उत्तर अफ्रीका और एशिया का अधिकांश हिस्सा हिमालय के उत्तर में स्थित है। नियार्कटिक की बात करें तो ये उत्तर अमेरिका जो कि मैक्सिको के उत्तरी भाग सहित स्थित है। इंडोमलायन की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया में के कुछ हिस्से। एफ्रोट्रॉपिकल की बात करें तो उप सहारा अफ्रीका, मेडागास्कर और अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे इसमें शामिल है। नियोट्रॉपिकल की बात करें तो इसमें नियोट्रॉपिकल की बात करें तो इसमें दक्षिण और मध्य अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह और फ्लोरिडा दक्षिण सिरा शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास की जो द्वीप हैं वो शामिल है। ओशेनियाई की बात करें तो इसमें प्रशांत महासागर के द्वीप समूह जिसमें न्यूजीलैंड और हवाई आदि शामिल हैं। अंटार्कटिक की बात करें तो इसमें अंटार्कटिक द्वीप जो महाद्वीप है वो सम्मिलित है। ग्लोब बिग कैट समिट और जैव भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें ग्लोब बिग कैट समिट में इन क्षेत्रों का विशेष महत्व है। कुछ क्षेत्र हैं जो कि जिसमें बड़ी बिल्लियां के कई जो क्षेत्र हैं उनमें जो बड़ी बिल्लियां हैं वो फैली हुई हैं। जैसे कि बाघों की बात करें तो बाघ मुख्य रूप से इंडोमलायन और पैलाक्रिटिक क्षेत्रों के बीच रहते हैं। शेर, चीता और तेंदुआ की बात करें तो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और इंडोमलायन क्षेत्रों में ये जो शेर, चीता, तेंदुए हैं वो पाए जाते हैं। जैगुआर और प्यूमा की बात करें तो मुख्य रूप से ये नियोट्रॉपिकल और नियार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह अलायंस इन विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भौगोलिक सीमाओं के बावजूद संरक्षण प्रयास प्रभावी रहे। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो भौगोलिक सीमाएं प्राकृतिक जिसमें कि पहाड़, नदियां, महासागर या राजनीतिक, मानवीय जैसे कि देशों की सीमाएं और खेत या शहर हो सकती हैं। तो चुनौती की बात करें तो बड़ी बिल्लियां विशेष रूप से बाघ और तेंदुए अक्सर बहुत बड़े क्षेत्रों में घूमती हैं। वे अक्सर राष्ट्रीय उद्यानों या वन्य जीव अभयारण्यों की मानव निर्मित कानूनी सीमाओं को नहीं पहचानती। जब वे इन संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर निकलती हैं तो वे मानव बस्तियों, खेतों या सड़कों के संपर्क में आती हैं, जिससे मानव वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हम बात करें ग्लोबल बिग कैट अलायंस की, जीबीसीए की। जीबीसीए के लिए भौगोलिक सीमाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह कई देशों को एक साथ लाता है। उन्हें सीमा पार सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक देश में संरक्षित आबादी सीमाओं के पार सुरक्षित रहे। अब बात करें संरक्षित गलियारों के उद्देश्य के बारे में, कंजर्वेशन कॉरिडोर्स के बारे में। तो संरक्षित गलियारे भौगोलिक रूप से परिभाषित भूमि के वे रैखिक या संरक्षित संकीर्ण हिस्से हैं जो वन्य जीवों के दो या दो से अधिक अलग अलग पर्यावास क्षेत्रों या संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। इनके उद्देश्यों की बात करें जिसमें आनुवंशिक विविधता बनाए रखना शामिल है। गलियारे वन्य जीव को विभिन्न आबादी समूहों के बीच आवाजाही करने की अनुमति देते हैं। यह आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है जिससे अत प्रजनन रुकता है और आबादी जो है वो स्वस्थ बनी रहती है। पर्यावास विखंडन की बात करें, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की बात करें उसके मुकाबले की, तो मानव विकास जिसमें सड़कें, कृषि, शहर अक्सर आवासों को छोटे अलग थलग टुकड़ों में बांट देते हैं। गलियारे इस विखंडन के प्रभाव को कम करते हैं। जलवायु अनुकूलन में अगर मदद की बात करें
तो जैसे जैसे जलवायु बदलती है, वन्य जीवों को एक नए उपयुक्त आवास की ओर पलायन करने की आवश्यकता हो सकती है। गलियारे इस भौगोलिक आवाजाही को सुगम बनाते हैं। भारत में अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में शिवालिक तराई क्षेत्र में जिम कॉर्बेट और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बीच, या मध्य भारत में कन्हा और पेंच के बीच बाघ गलियारा टाइगर कॉरिडोर महत्वपूर्ण है, जो इन विशाल क्षेत्रों को जोड़ते हैं। अब बात करें जलवायु परिवर्तन के भौगोलिक प्रभावों के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के भौगोलिक प्रभाव क्या होते हैं। जियोग्राफिकल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अत्यंत व्यापक होते हैं और यह पृथ्वी के भौतिक परिदृश्य और जैव भौगोलिक क्षेत्रों को मौलिक रूप से बदल रहा है। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में के संदर्भ में निम्नलिखित जो प्रभाव हैं वो होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है तापमान में वृद्धि और आवास परिवर्तन, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हैबिटेट चेंज के बारे में। तो इसमें भौगोलिक प्रभाव होते हैं जैसे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में औसत तापमान बढ़ रहा है। वहीं संरक्षण पर प्रभाव की बात करें तो पहाड़ी आवास जैसे कि हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड्स जैसे ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के आवास सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि गर्म आवास के कारण वनस्पति और मानवीय गतिविधियां ऊंचाई वाले ठंडे स्थानों की ओर बढ़ रही हैं। उष्णकटिबंधीय आवास इसी में आएंगे, क्योंकि बाघों और शेरों के आवास इतने गर्म हो सकते हैं कि वे उनके लिए अनुपयुक्त हो जाएं, जिससे कि उन्हें ठंडे क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि की बात करें तो इसके भौगोलिक प्रभाव जैसे कि गलियारों और बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय भौगोलिक क्षेत्रों में पानी भर रहा है। वहीं संरक्षण पर प्रभाव की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन और जैसे अद्वितीय मैंग्रोव आवास जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, डूबने के खतरे में है। इससे बाघों का भौगोलिक क्षेत्र सीमित हो जाएगा। वर्षा और पैटर्न में बदलाव की बात करें यानी कि चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स, तो इसके भौगोलिक प्रभाव जैसे कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में सूखा जैसे कि अफ्रीकी सवाना बढ़ रहा है, जबकि अन्य में बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। और इसमें बात करें हम संरक्षण पर प्रभाव के बारे में, तो सूखे से शिकार की आबादी जिसमें हिरन, जंगली भैंस, वो जो आबादी है वो कम हो जाती है, जिससे बड़ी बिल्लियों के लिए भोजन की कमी होती है। बाढ़ पर्यावासों को नष्ट कर देती है और वन्य जीवों को सुरक्षित करने की ओर जाने पर मजबूत कर सकती है, जिससे मानव वन्य जीव संरक्षण बढ़ सकता है। अब बात करें चरम मौसमी घटनाओं के बारे में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में, तो इसके भौगोलिक प्रभाव जैसे कि भौगोलिक क्षेत्रों में तूफान, चक्रवात और जंगल की आग की तीव्रता आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। संरक्षण पर प्रभाव की बात करें तो ये घटनाएं सीधे तौर पर बड़ी बिल्लियों के पर्यावासों को नष्ट करती हैं और उनकी आबादी को तुरंत खतरे में डालती हैं। अब बात करें प्रवास मार्गों और गलियारों पर प्रभाव के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन रूट्स एंड कॉरिडोर्स के बारे में, तो इसके भौगोलिक प्रभाव जैसे कि जलवायु परिवर्तन जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में अपने सामान्य भौगोलिक वितरण पैटर्न को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। वहीं संरक्षण पर प्रभाव की बात करें तो यह मौजूदा संरक्षण गलियारों को अप्रभावी बना सकता है और नई संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता पैदा कर सकता है। ग्लोबल बिग कैट समिट इन सभी भौगोलिक प्रभावों को ध्यान में रखता है और संरक्षण प्रयासों को जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य भी रखता है। अब बात करें मानव वन्यजीव संरक्षण के स्थानिक विश्लेषण के बारे में, तो मानव वन्यजीव संघर्ष यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट SWC का स्थानिक विश्लेषण स्पेक्ट्रियल एनालिसिस भूगोल और संरक्षण विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयास है। यह संघर्ष के उन विशिष्ट भौगोलिक स्थानों या हॉटस्पॉट की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने पर केंद्रित है, जहां मनुष्य और वन्य जीवों के बीच टकराव की संभावना सबसे अधिक होती है। बात करें स्थानिक विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो स्थानिक विश्लेषण मुख्य रूप से भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS और रिमोट सेंसिंग RS जैसी तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है।
इसमें कुछ डेटा परतों का विश्लेषण होता है, जैसे कि मानव बसावट का मानव चित्रण, जिसमें गांव, शहर, क्षेत्र और बनावटी जो ढांचे हैं वो स्थित होते हैं। वन्यजीव आवास के मानचित्र की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और गलियारे कहाँ हैं ये दिखाया जाता है। संघर्ष डेटा की बात करें तो हमले, फसल क्षति या मवेशियों की शिकार की घटनाएं भौगोलिक रूप में कहाँ हैं ये बताई जाती है। भौतिक भूगोल की बात करें तो इसमें पहाड़, नदियां, सड़कें जो आवाजाही को प्रभावित करती हैं ये बताई जाती है। अब बात करें स्थानिक विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में, तो स्थानिक विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे हॉटस्पॉट की पहचान। विश्लेषण उन विशिष्ट भौगोलिक स्थानों को इंगित करता है जहां संघर्ष सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के बाहर एक विशेष गांव जहां अक्सर तेंदुए देखे जाते हैं। वहीं कारकों के निर्धारण की बात करें तो स्थानिक डेटा से पता चलता है कि क्या संघर्ष जल स्रोत, गलियारों के पास की भूमि या किसी विशिष्ट फसल पैटर्न के कारण हो रहा है। प्रभावी हस्तक्षेप की बात करें तो एक बार हॉटस्पॉट की पहचान हो जाने पर संरक्षणवादी और प्रबंधन लक्षित हस्तक्षेप लागू कर सकते हैं। अब बात करें ग्लोबल बिग कैट समिट और स्थानिक विश्लेषण की, तो ग्लोबल बिग कैट अलायंस GBCA मानवीय वन्यजीव संरक्षण के स्थानिक विश्लेषण का उपयोग करती है। कैसे करती है कि उन भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना जहां बड़ी बिल्लियां सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलती हैं। इन क्षेत्रों में समन रणनीतियां जैसे कि बाड़ लगाना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली या सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को प्राथमिकता देना। संरक्षण गलियारों को इस तरह से डिजाइन करना ताकि वे मानव बस्तियों के साथ सीधे संघर्ष को कम करें। स्थानिक विश्लेषण कहाँ, क्यों और कैसे का उत्तर देता है, जिससे संरक्षण प्रयास अधिक कौशल और प्रभावी बन जाते हैं। बात करें भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और प्रतिष्ठा के बारे में, सबसे पहले बात करें इसी के बारे में तो इंडियंस लीडरशिप रोल एंड प्रेस्टाइज के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करें कूटनीति पहलू, तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। यह वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण में भारत की सफलता, विशेषकर प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को प्रदर्शित करता है। सॉफ्ट पावर की बात करें तो यह आयोजन भारत को ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों के बीच एक संरक्षण नेता के रूप में स्थापित करता है। बात करें ग्लोबल बिग कैट अलायंस की संरचना के बारे में, GBCA की संरचना के बारे में, तो इसका उद्देश्य GBCA को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की तर्ज पर संरक्षित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह भारत के लिए सफल वैश्विक मॉडल को दोहराने की इच्छा दिखाता है। फंडिंग की बात करें, अनुदान, तो अलायंस के लिए भारत द्वारा 5 वर्षों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती योगदान का उल्लेख जो है वो किया जा सकता है, जो परियोजना के प्रति भारत की गंभीरता को दर्शाता है कि भारत उसके लिए कितना गंभीर है। COP30 के साथ जुड़ाव के महत्व की बात करें तो इसमें निजी एकीकरण, ब्राजील में होने वाले CP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के साथ इस संरक्षण पहल को जोड़ना नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह दर्शाता है कि वन्यजीव संरक्षण को अब केवल पर्यावरण मंत्रालय का विषय नहीं माना जा रहा, बल्कि यह एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन अनुकूल रणनीति भी है। अब बात करें आर्थिक और सामुदायिक पहलुओं की, तो आर्थिक सामुदायिक पहलुओं में बात करें पारिस्थितिकी, पर्यावरण के, पर्यटन के बारे में, इको टूरिज्म के बारे में। तो शिखर सम्मेलन पारिस्थितिकी पर्यटन के महत्व पर भी प्रकाश डालेगा। बड़ी बिल्लियों का संरक्षण स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और स्वास्थ्य के अवसर पैदा कर सकता है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें, SDGs की बात करें तो इस पहल को संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 15 भूमि पर जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है।
इस न्यूज में भौगोलिक और संरक्षण बिंदुओं के अलावा भारत के वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, फंडिंग की प्रतिबद्धता और जलवायु नीति के साथ एकीकरण के बिंदुओं को जोड़कर इसे और अधिक व्यापक बनाया गया है। धन्यवाद।